Hello, dear student, and now we are studying physics. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको जानकारी दूंगा. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने कहा था कि ये एक टेंसाइल प्रॉपर्टी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टेंसाइल है. इसकी दिशाएं यानी इसकी डायरेक्शन इन्फिनिट होती है, यानी पता नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में है. जो सिंपल सा मैटर ये है. और ये आपका गुड. ओके, तो हम इसे डिनोट करते हैं. अगर पार्टिकल के लिए ले लें, सिंगल पार्टिकल के लिए ले लें, तो मैंने बताया था आपको कि सिंगल पार्टिकल के लिए आई डिनोट हो जाता है एम आर स्क्वायर हो जाता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन को ओ डैश ले लिया जाए तो कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ रोटेट करता है, यहाँ घूमता है इस एक्सिस के अबाउट. इसका मास m है और ये डिस्टेंस r है. दैट इज फॉर वन पार्टिकल. लेकिन जब कई सारे पार्टिकल होते हैं किसी बॉडी के अंदर, इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तब हम उसे समेशन के रूप में लिख देते हैं. यानी अगर हम बॉडी बना दें इसकी और बहुत सारे पार्टिकल इसमें बनाएं ऐसे m1 r1 r2 m2, तो दैट इज बहुत सारे पार्टिकल बनाएं, तो हम क्या करते हैं, समेशन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 1 और m i r i स्क्वायर, और जितने भी पार्टिकल इसमें होंगे सबको टोटल कर दिया जाएगा. बट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कैसे गिनेंगे? तो हम क्या करते हैं कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. यानी यहाँ पर हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ एक छोटी सी चीज़ हमें समझनी होती है. कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट करके ड्राइव करके देना है ऐसी बात नहीं है. हमें निकालना है, यूज करना है. जो फॉर्मूले बनते हैं उनका हमें यूज करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center of mass of body, and the body is taken of uniform shape. यानी बॉडी का जो शेप हो वो यूनिफॉर्म हो. ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा उसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अंदर जो मास फैला हुआ होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो मैनर में होना चाहिए. अब उसके बाद हम सबसे पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, mass m and length l about an axis passing through the center of mass of rod and perpendicular to the length of rod.
ये हमारी कंडीशन हो जाती है, यानी घूमती है रोड। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, तो ऐसे, हम्म, तो ये होगा एक्सिस, और ये इसका सेंटर मैंने माना, और ये इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे, है ना, ये वाला, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है ऐसा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस को सपोज ओ डैश करते हैं, और रोड को सिंपली इस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे। और यही है, कहीं रोटेशन में आ गई है, तो ओ डैश इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास है, तो इधर की जो लेंथ होगी वो L/2 होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर बिल्कुल बीच में ही लाई कर जाता है, इस तरह की यूनिफॉर्म बॉडी होती है। और यहाँ पर भी L/2 ये वाली चीज हो जाएगी। तो हम छोटा सा एक पार्टिकल लेंगे, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंदर कहीं रोड के अंदर जो घूमता हो, जो रोटेट करता हो इस एक्सिस के अबाउट। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूँ, ये वाला, ये, और इसकी जो थिकनेस है इसको मैं क्या लेता हूँ, dx, और जो डिस्टेंस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको x लेता हूँ, और जो मास में इसका लेता हूँ वो लेता हूँ dm। यानी ये पार्टिकल है एक छोटे से छोटा, जो लिमिट है इसकी वो जीरो तक पहुंची हुई है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है। लिमिट जीरो पे होने का मतलब जीरो नहीं है, जितना भी कम से कम हम ले सकते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो डीएम कितना होगा अगर हम देखें, तो हम यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। जब लेंथ एल है हमारे पास, तो कुल जो टोटल मास है हमारे पास वो एम है। हाँ मोहित, हाँ बोलो, जितने बजे चाहे आ जाओ, 5, 5:30, 6, कुछ भी, क्योंकि अगली क्लास 8, सीधी 8 बजे होगी, कोई टेंशन नहीं। ओके, आ जाओ। तो जब लेंथ एल है तो मास कितना रखा हमने, एम रखा। अगर लेंथ को 1 करें, दैट इज सिंपल यूनिटरी मेथड जो आप लगाया करते हैं छोटी क्लासों से, आप जितना आपने सीखा है। और क्योंकि जब लेंथ थोड़ी सी होगी यानी डी एक्स होगी, तब कितना मास होगा, तो दैट इज एम डी एक्स बाई एल। तो इसी को हम कह रहे हैं डी एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा अगर देखें, डी आई, थोड़ा सा हिस्सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखें, यानी एक पार्टिकल का ही देख रहा हूं मैं अभी, तो कितना हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर, और लिमिट यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो यह है -L/2 से L/2 तक। ये आप इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं, यूज करते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट को। ये आपने मोशन वगैरह में पहले हमने पढ़ा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाला केस है। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो देखिए एक्स डी एम, पहले डी एम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एक्स लिखेंगे, एम बाई एल, और उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ है, ये वेरिएबल है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वेरी करता है, ये वाली चीज़ है, देखिए बढ़ता जाता है आगे की तरफ, रेडियस और मास भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। और इसमें -L/2 और फिर L/2, तो m बाई एल। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप जानते हैं अगर कोई पावर होती है n और dx करते हैं, तो ये x की पावर n+1 बाई वही पावर, उसी पावर से डिवाइड हो जाता है। ये इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमारे पास 2 है, तो पावर 3 कर लेंगे, यानी
एक्स क्यूब बाई 3 और फिर लिमिट लगाएंगे -l/2 से l/2। तो दैट इज सिंप्लीफाइड। अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m/3l, ये बाहर आ जाएगा नंबर, और यहाँ पर l/2 का क्यूब माइनस, लोअर लिमिट में माइनस है देखिए, तो -l/2 का क्यूब, कुछ इस तरीके से ये लिमिट लगेगी। तो कितना बनेगा जरा देखें। आई हो गया, अब डी आई नहीं रहा, अब आई हो गया, आई ओ ओ डैश हो चुका। तो देखिए ये बनेगी L8 यानी टोटल जो बनेगा आपका L3/2L3/8 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आ गया m/3l, तो L3/8 L3/8, तो ये हो गया 2L3/8। ऐसे तो सॉल्व करेंगे, 4 करेंगे तो mL²/12, that is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass। तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं। अगर आप डिस्क का निकालें, सिलेंडर का निकालें या स्फीयर का निकालें, पर नॉट इन सिलेबस, कैलकुलेट जो किया जाता है निकाल के दिखाइए, ऐसा नहीं है। जो दिए जाते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, बस वो यूज कर दिए जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो दो तरीकों से देखते हैं, एक सॉलिड और एक होलो। तो सॉलिड में जब हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखते हैं 2/5 mr², 2/5 mr²। यहाँ पर r जो है रेडियस है स्फीयर का और m उसका मास है। ओके, यानी इस केस में जो स्फीयर है वो भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक, इसका जो रेडियस है आपका वो r है और इसका जो मास है वो m है। होलो स्फीयर 2/3 mr², यानी ये होलो स्फीयर है, इसमें अंदर कुछ नहीं है, इसका सारा मास बाउंड्री पर है, खाली गोला। इसमें इसका रेडियस भी r है और इसका मास भी m है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। देखिए 2/3 हो गया क्योंकि मास दूर हो गया। पहले क्या हो रहा था, मास सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, इंक्रीज होते हुए जा रहा था। अब सारा मास ही बाहर बाउंड्री पे घूम रहा है, तो mr² का अमाउंट बढ़ जाता। यानी खाली गोले को, अगर सेम मास का खाली गोला, सेम रेडियस का एक खाली गोला और एक भरा गोला है, तो खाली गोले को घुमाना मुश्किल है, उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद हम आते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में भी आपके पास दो चीज़ें खुल जाती हैं, एक सॉलिड और एक होलो। तो सॉलिड सिलेंडर यानी अंदर से भरा हुआ सिलेंडर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, यानी जैसे मैं इसे घुमाऊं ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाता है mr²/2। क्लियर। तो ये बनता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसको ओ डैश लिखा जाए। और यार यही सिलेंडर अगर खाली सिलेंडर है, यानी मास बाउंड्री में चला गया है पूरी तरह, जैसे कि हम देखते हैं कोई खाली डब्बा, सिलेंड्रिकल कोई खाली डब्बा हो जिसका मास बाउंड्री में हो, तो इसमें रोटेशन एक्सिस हमारा ये रहा, ये हो जाता है mr², बस। यानी मास सीधा एक पार्टिकल की तरह बाउंड्री पर ही घूम रहा है, सेंटर से वो फैलते हुए बाउंड्री तक नहीं जा रहा। ठीक,
इसके बाद आता है रिंग। तो रिंग दैट इज द पार्ट ऑफ रिंग। अगर सिलेंडर को देखें तो छोटे छोटे पार्ट रिंग के ही होते हैं, तो इसमें कोई एम आर स्क्वायर बस। और ये रिंग अगर ऐसे यूं घूमे अबाउट सेंटर ऑफ मास, अंदर की तरफ एक्सिस हो ऐसे, क्लियर, एंड रिंग जो है यूं घूमे, यूं, ठीक है, जैसे कोई सर्कल घुमाते हैं ऐसे ऐसे घूमे रिंग। तो इसका भी मास रेडियस आर रखा और मास एम रखा इसका। अब आती है डिस्क। तो डिस्क इज द पार्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अगर किसी सॉलिड सिलेंडर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं तो क्या बन जाएंगी, डिस्क बन जाएंगी। तो दैट इज लाइक सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क को कुछ ऐसे भी दिखा दिया करते हैं, ऐसे दिखा दिया करते हैं डिस्क को, यूं करके यूं दिखा दिया। ये देखिए डिस्क हो गई, और ये इसका रेडियस हुआ, ये वाला मास एम हुआ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ओ ओ डैश। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही ये रिंग है, तो इसका भी ऐसे ही दिखा सकते हैं। ये रिंग हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर डिस्क में जो मास है ये वाला है ना, ये भरा हुआ है। डिस्क में मास भरा हुआ मास है, ये खाली है, ये खाली रिंग है। ओके, सारा मास बाउंड्री में है। जैसे आप चूड़ी बैंगल्स जो होती है ना, रिंग टाइप, ऐसा है। तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगा, जिनका जरूरत पड़ने पर यूज होगा। और यूज होने के लिए जो क्वांटिटी है जिसमें इसका यूज होगा, दो क्वांटिटी हमारे पास होती हैं। सबसे पहले बेसिक क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है जिसमें यूज होता है, एक होती है एंगुलर मोमेंटम, एक होती है टॉर्क। उसके बाद लेटर ऑन बाद में हम यूज करते हैं इसको एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट द फर्स्ट क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी जिसमें इसका यूज होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया जाए और एंगुलर मोमेंटम में उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा हो, वो टॉर्क या एनर्जी वगैरह पे सेट नहीं बैठता, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी उससे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं आ रहे हैं हमारे, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलत होता है। तो बात फिजिकल सिग्निफिकेंस की है। हमें ये देखना पड़ता है कि किस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है, रोटेट करती है। तब उसके बाद हम देखते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम पे जाते हैं, फिर टॉर्क देखते हैं या एनर्जी देखते हैं। तो अब जब बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहली बात आएगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कैलकुलेट किए हैं दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये हमने कैलकुलेट किए हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करता, देखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि कहीं पीएम है, सेंटर ऑफ मास, ये बात एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, axis is passing through center of mass. O dash is passing through center of mass. तब ये हो पाया। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको निकालना सिखाऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, 20-25 मिनट, 30 मिनट, 20-25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और उन पर फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में वो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको कोर्स का जो स्टेप है, स्टेपिंग ऑफ कोर्स क्या है, कि सबसे पहले जब आप अपना बेसिक कोर्स करते हैं, मैं उसकी जानकारी दूंगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पहले ही गुणगान करने लगते हैं
पढ़ाते हैं नहीं बच्चों को कुछ, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे तो ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे तो याद आएगा आपको, एक मैप बनेगा आपका। तो स्टैपिंग कैसी होती है हमारे कोर्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान से देखना है कि कोर्स की स्टैपिंग कैसी होगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर पूरा आपने देखा तभी इसका फायदा है। 1 मिनट 2 मिनट देख के निकल गए, उनको क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो जब वीडियो लेक्चर की बात आती है हमारे पास, जब हम वीडियो लेक्चर लेते हैं, वीडियो लेक्चर जब हम लेते हैं तो बेसिक जब हम लेते हैं तो इसमें हम एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं जो बेसिक होते हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं जो आपके जेई मेन और नीट के पर्पज से होते हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं जो हमारे जेई एडवांस के पर्पज के होते हैं। क्लियर, ये वीडियो लेक्चर की बात आती है। इसके बाद जब हम नोट्स एंड असाइनमेंट की बात करते हैं, नोट्स एंड असाइनमेंट, सबसे पहला नंबर हमारा आता है बेसिक नोट्स, जो एनसीईआरटी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, डेफिनेशन वगैरह को, डेरिवेशन को। डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स लाइक एनसीईआरटी, ये हमारा बेसिक नोट्स होता है। इसके बाद एडवांस नोट्स, ये आपका कंपटीशन सेक्शन वाला होता है, यानी यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर बने हैं उनका होता है। इसमें प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन, इसमें भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एग्जाम्पल की फॉर्म में होंगे। ओके, इसमें कोई एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें कॉम्पिटेंस सेक्शन में प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस होंगे एडवांस लेवल पे। तो ये दो तरह का होता है, एक जेई मेन लेवल पे होता है, नीट लेवल पे, और एक ये आपका एडवांस लेवल पे होता है, जेई एडवांस लेवल पे होता है। इसमें भी आपके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों रहते हैं। क्लियर, तो ये कंटेंट जो है आपका, ये पीडीएफ में रहता और ये आपका वीडियो लेक्चर में रहता। क्लियर, तो टाइम ड्यूरेशन किसी भी चैप्टर में बेसिक एनसीईआरटी के ऊपर अगर देखें 3 आवर्स का रहता है एवरेज। न्यूमेरिकल बेसिक 2 आवर्स का रहता है। प्रॉब्लम जेई मेन 2 आवर्स का रहता है। प्रॉब्लम जेई एडवांस 2 आवर्स या कुछ इससे ज़्यादा रहता है। तो यानी एक चैप्टर को अगर देखें आप तो ये 5 4 9 यानी अराउंड 10 आवर्स का एक चैप्टर रहता है। अब ये वेरी करता है कि ये 10 आवर ना होके 7 से 12 आवर्स हो जाता है, कि छोटे बड़े चैप्टर होते हैं। क्लियर, तो ये कंटेंट आपको मिल जाता है। ये कंटेंट लेने के लिए पूरी तरह आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। कौन सा कोर्स आपको चाहिए, तो मैं आपको ड्राइव लिंक देता हूं जो आपके जीमेल पर ओपन होता है, और ये आपके पास लाइफ टाइम रहता है।
यानी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो हाई क्वालिटी में जाएगा, प्ले करेंगे तो आपको क्वालिटी वेरी करके मिलेगी। 480, 720, 1080 जो क्वालिटी मिलेगी आपको 480, 720 जिसे हम एचडी बोल देते हैं, 1080 जिसे हम फुल एचडी बोल देते हैं, और 4K अल्ट्रा एचडी बोल देते हैं। ये सब आपको प्ले में भी मिलेंगे, ये क्वालिटी आपको प्ले में भी मिलेगी। जब आप डाउनलोड करेंगे तो 4K में ही देगा। थोड़ी सी क्वालिटी अमाउंट ऑफ इंटरनेट डाटा बढ़ जाता है तो 4K में देगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिटी ये होती है। आप प्ले करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, जैसा आपका मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट सर्विस है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वालिटी बेस करेंगे। तो ये क्वालिटी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, इसमें सारी चीज़ें दिख जाती हैं, अच्छे से दिखता है पूरा का पूरा। ये वीडियो भी अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो 480 में चलाइए, नॉट एन ए प्रॉब्लम। अगर आप लैपटॉप पर देखते हैं तो 720 में चलाइए। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड है तो सीधा 4K पे डाउनलोड मारिए इसको और फुल 4K पे देखिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।